भाजपा सह प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है। सतीश पूनिया को बनाया गया है हरियाणा का सह प्रभारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि भाजपा सह प्रभारियों की घोषणा की जा चुकी है और ऐसे में सतीश पूनिया का नाम सामने आया है और सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया है। राजस्थान में 3 नए सह प्रभारियों की घोषणा हुई है और इसमें नाम है सतीश पूनिया का, जिन्हें कि हरियाणा का सह प्रभारी भाजपा के द्वारा घोषित किया जा चुका है। क्योंकि निगाहें बनी हुई थी कि भाजपा के द्वारा सह प्रभारी की घोषणा कब होगी और कौन कौन से वो नाम होते हैं जो कि इसमें निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में भाजपा ने सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। राजस्थान की बात अगर की जाए तो राजस्थान में 3 नए सह प्रभारियों की घोषणा की है और सतीश पूनिया को हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये जानकारी, क्योंकि बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। मिशन राजस्थान जो लगातार जारी है उसमें भाजपा सह प्रभारियों की घोषणा बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। बीजेपी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, सोच समझकर हर एक निर्णय लिया जा रहा है और ऐसे में इंतजार किया जा रहा था कि आखिर सह प्रभारियों की घोषणा कब होती है और कौन कौन से नाम उसमें शामिल होते हैं। राजस्थान में 3 नए सह प्रभारियों की घोषणा और ऐसे में सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा का सह प्रभारी सतीश पूनिया को बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके सामने लोकसभा चुनाव से जुड़ी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी मेरे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, किस तरह से देख रही है, सह प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, राजस्थान के लिए विनय सहस्त्रबुद्धे सबसे बड़ी बात, वो राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य भी हैं। इसके साथ साथ विजय राजकर जो अभी सह प्रभारी हैं और चुनाव में टिकटों को लेकर सारा काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रवेश वर्मा, ये 3 नाम यहाँ पर सामने आए हैं जो कि पूर्व सांसद हैं। ये चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी हैं। इसके अलावा हरियाणा में सतीश पूनिया को लगाया गया है। यानी कि ये बात आप समझ सकते हैं कि सतीश पूनिया जो अजमेर से टिकट मांग रहे थे, अब वो टिकट की रेस से बाहर हो गए हैं। अब उनको टिकट नहीं मिलेगी। सुरेंद्र सिंह नागर को भी हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है और अरुण सिंह को अब आंध्र का प्रभारी बना दिया गया है। यानी अरुण सिंह आंध्र प्रदेश के प्रभारी हैं और सिद्धार्थ नाथ सिंह भी आंध्र प्रदेश के प्रभारी हैं। कहीं न कहीं से 2 बातें समझ आती हैं। पहला कि अब नए तरह से काम शुरू होंगे। लोकसभा के आपको मैं तारीख भी बता दूं, 21 तारीख की रात को जितने भी प्रभारी थे उनको ये फोन करके कह दिया गया था कि अब आपके पास आपके राज्य नहीं है। और आपको याद होगा कि 21 तारीख के बाद से अरुण सिंह ने प्रॉपरली एक्टिविटी राजस्थान को लेकर बंद कर दी थी। जितने भी चुनाव समिति की या कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें अरुण सिंह ने जाना बंद कर दिया था। ठीक वैसे ही ओम माथुर ने छत्तीसगढ़ की बैठकों में जाना बंद कर दिया था। हालांकि इस ओम माथुर का नाम नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर उनको जल्दी ही कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसके साथ साथ जितने भी प्रभारी थे वो बदले गए क्योंकि ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। अब आप देखिए, सतीश पूनिया टिकट मांग रहे थे। ये माना जा रहा था कि अगर राजेंद्र राठौर को मिलती है तो सतीश पूनिया को अजमेर से मिल सकती है, लेकिन अब जब उनको हरियाणा का प्रभारी बना दिया गया है, हालांकि ये बात सही है कि पहले सतीश पूनिया राजस्थान में सिर्फ आमेर तक सीमित थे, फिर वो प्रदेश अध्यक्ष बने। उसके बाद वो पूरे राजस्थान में उनका नाम हुआ, वर्चस्व हुआ, बड़े नेता हुए। अभी वो विधान सांसद की टिकट मांग रहे थे, लेकिन सतीश पूनिया अब हरियाणा में जाकर एक अलग तरीके के उनकी नामों वर्चस्व होगा और वो राष्ट्रीय नेता की तरह जाएंगे क्योंकि वो हरियाणा के प्रभारी हैं। और आप देखें कि हरियाणा में इसी साल अंत में चुनाव होंगे। सतीश पूनिया को वहां भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज से 2 निशाने किए हैं। कैसे? एक जाट को बैलेंस करना। आपने देखा कि हरियाणा में वो नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर हमेशा से नॉन जाट सीएम भी रहे हैं। अभी बीजेपी से गठबंधन भी टूटा है, लेकिन प्रभारी सतीश पूनिया को लगाने के बाद एक ये मैसेज है कि हम जाटों की फिक्र करते हैं। अब आप देखिए, सतीश पूनिया के प्रभारी लगने से वहां के जो भाजपा के जाट हैं या जो जाट कम्युनिटी है उसमें एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो एक बड़ा संदेश यहाँ पर दिया गया है सतीश पूनिया के द्वारा लगाने के साथ में सुरेंद्र सिंह नागर ये गुजर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर दिए जाने की हरियाणा में दिया गया है। वहीं आप देखिए, विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान सीनियर है,
बेहतर तरीके से चीजें समझते हैं। विजय राजकर पहले से ही काफी एक्टिव थी, इसलिए जितनी भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें विजय राजकर का एक्टिव रोल रहा। और साथ में प्रवेश वर्मा को लगाया गया है, जिनकी अभी टिकट काट दी गई है। और प्रवेश वर्मा अब राजस्थान में जो पूर्व सांसद है, अब राजस्थान में उनको लगाया गया है। यानी कि आपने देखिए तो एसटी बैलेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर प्रवेश वर्मा को लगा के चीजें उन्होंने जो एसटी वर्ग को साधा है। वहीं आंध्रा में देखिए अरुण सिंह देखिए, अगर किसी कास्ट कम्युनिटी को अगर हटा दें, वो राजपूत हैं, लेकिन अरुण सिंह का कर्नाटक में बेहद अच्छा प्रदर्शन है। लोकसभा चुनाव में भी कर्नाटक में बहुत अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद है, क्योंकि अरुण सिंह ने शुरुआत से बैलेंस किया। अब अरुण सिंह को आंध्रा की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन की बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, संगठन से ज्यादा उनको ये पता है कि दिल्ली क्या चाहता है और कैसे। तो आंध्रा में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोज रही है, वहां पर एक बार फिर अरुण सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो राज्यसभा और सांसद भी रहे हैं, और ऐसे में अरुण सिंह को ये एक बड़ी जिम्मेदारी। आंध्रा में बहुत मेहनत की जरूरत है, और शायद आलाकमान को पता है कि अरुण सिंह ही इसका निर्वहन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और विधायक पूर्व मंत्री, ये विधायक पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश रह चुके हैं, इनको भी आंध्रा की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि दोनों ही उत्तर प्रदेश से आते हैं, अरुण सिंह और हालांकि अरुण सिंह गाजियाबाद से टिकट मांग रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब अरुण सिंह को भी गाजियाबाद से टिकट नहीं दी जा रही है। नहीं तो पहले उनको मथुरा से उनको टिकट काट के हेमा मालिनी को दे दी गई थी, और अब वो गाजियाबाद से टिकट मांग रहे थे। उसके लिए वो लगातार पुरजोर तरीके से मुलाकातें भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अब दोनों ही उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उनको आंध्रा भेज दिया है, जिससे कि आंध्रा में बेहतर तरीके से काम हो सके। लेकिन ये बड़ा डेवलपमेंट है, भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके अलग हैं। और आप देखिए सतीश पूनिया को भेजकर हरियाणा में एक दो निशाने सेट किए गए। अदिति, क्योंकि देखिए बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, हमेशा एक अलग स्ट्रैटेजी प्ले की जाती है। जिसने जो मांगा, जिसकी जो इच्छा थी वो ना दे करके भविष्य का सोच के उसको कुछ और दिया गया। क्योंकि सतीश पूनिया की हमने बात की, तमाम नामों का भी आप जिक्र कर रही थी। क्या लगता है किस रणनीति के तहत बीजेपी इस वक्त काम कर रही है? देखिए बीजेपी की अगर रणनीति है, आप इसको बहुत गौर से हमें समझने की जरूरत है। इसके पीछे बहुत डेप्थ है। पहला, असंतुष्ट को संतुष्ट करना, किसी भी जाति के बड़े नेता को असंतुष्ट नहीं रहने देना। देखिए सतीश पूनिया को पहले राष्ट्रीय पद से हटाया गया, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि जेपी नड्डा की एक्सटेंशन मिला है तो सतीश पूनिया को भी मिलेगा, क्योंकि वो जाट हैं और राजस्थान में कांग्रेस जो है जाटों पर दांव खेल रही है, तो बीजेपी भी खेलेगी। लेकिन सतीश पूनिया को हटाया गया, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया गया। अब आप देखिए कि कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट थे, फिर चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। उसके बाद आप देखिए कि सतीश पूनिया जो हैं वो अभी टिकट मांग रहे थे। वो वैल्यूड, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संगठन के इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अब उनको हरियाणा में प्लेस कर दिया गया है, वो खाली नहीं है और उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही में देखिए बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट दी जा रही है, तब भी संगठन में असंतोष होता है, तो उससे भी बैलेंस किया जा रहा है। और उससे बड़ी बात है सोशल इंजीनियरिंग। इस पूरी लिस्ट में आप सबसे महत्वपूर्ण तरीके से देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग। जितने भी प्रभारियों को 21 तारीख को जो छुट्टी की गई थी, 21 जनवरी की रात को, तब 21 तारीख को जिस तरीके से कहा गया था कि अब आपकी इन राज्यों में जाने की अभी जरूरत नहीं है, आपको नया जिम्मेदारी देंगे, उनको जिसमें जो वैल्यूड है, जो संगठन की पकड़ रखते हैं, जो पार्टी के बहुत पुराने नेता रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं प्लेस किया जाएगा। अभी और भी लिस्ट आनी बाकी है। अब अरुण सिंह का जिक्र करते हैं। अरुण सिंह ने राजस्थान में काम किया, राजस्थान में सरकार आई। अरुण सिंह ने राजस्थान में जो सरकार आई है वो आसान नहीं थी। वहां पे अलग अलग गुट थे, वसुंधरा गुट था, वहां पे राजेंद्र राठौड़ गुट था, वहां पे गजेंद्र सिंह शेखावत गुट था, वहां पे कम से कम 7 और 8 गुट हुआ करते थे। और इस 7 और 8 गुट में किस तरीके से अरुण सिंह ने वो किया जो दिल्ली चाहता था। आसान काम नहीं था। ठीक वैसे ही कर्नाटक में येदियुरप्पा आसान नेता नहीं है, उनको हैंडल किया गया, इसलिए उनको इनाम दिया गया। लेकिन शायद ये इनाम उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि वो इस बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। नहीं दी गई जाएगी ऐसा संभवता नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में वीके सिंह की टिकट पे जो बात थी कि वीके सिंह की टिकट कट सकती है और अरुण सिंह को, ऐसी स्थिति में उनको एक और बड़ी जिम्मेदारी दी। इस बीच में उनको राज्यसभा भेज दिया गया। हो सकता है उनको फिर बैलेंस करने के लिए राज्यसभा भेज दिया जाए, या देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अरुण सिंह पर विश्वास करते हुए आंध्र जैसे राज्य में, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश में 7 में चुनाव हैं,
इससे आंध्रा में भले ही देरी लेकिन साथ में चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे विश्वस्त व्यक्ति को उतारा है। तो आपने स्ट्रैटेजी की बात की, तो स्ट्रैटेजी अगर बहुत कम शब्दों में समझा जाए तो पहला कि अपने नेताओं के असंतुष्टि को संतोष में बदलना, कोई भी असंतुष्ट ना रहे क्योंकि वो उनके संगठन के लोग हैं और कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स समझते हैं, वोटों का इधर उधर हो सकता है। दूसरा ये बात है कि किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग को यहाँ पर टारगेट किया गया है, कैसे हरियाणा, कैसे राजस्थान और कैसे आंध्रा में सोशल इंजीनियरिंग के चलते सीनियर आदमी को रखा गया है और हरियाणा में पूरी सोशल इंजीनियरिंग देखी गई है। वहां पर सुरेंद्र नागर को लगाना और सतीश पूनिया को लगाना पूरा सोशल इंजीनियरिंग के पीछे की गणित है। और हरियाणा में भी आप देखिए किस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी स्पेशलाइज कर रही है। जो विपक्ष की रणनीति हुआ करती थी, जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी थी कि एससी एसटी ओबीसी वोट, अब वो पूरे से पूरे कैप्चर किए जा रहे हैं। चाहे फिर वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के चुनाव में देखा गया, हर तरीके से पूरा कैप्चर किया जा रहा है और ये अपने आप पे बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये दो रणनीति है जिसको साधते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है, क्योंकि इसका रिजल्ट है संगठन की मजबूती। एक देखिए, उत्तर प्रदेश, पहले नरेंद्र मोदी आते हैं, अमित शाह आते हैं गुजरात से। सबसे पहले देश की सबसे ज्यादा लोकसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश में संगठन मजबूत करते हैं और उसके बाद से आप देखिए किस तरीके से लहर बढ़ती जाती है। संगठन की मजबूती, फिर संगठन के नेताओं को, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना देना, उस बीच में भी बहुत काम हुए। संगठन को कैसे, फिर वोटर, नया वोट बैंक क्रिएट करना, लाभार्थी क्रिएट करना, ये सब करते करते लेकिन संगठन और शफलिंग, लगातार संगठन में शफलिंग। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय किसी एक राज्य में होते हैं तो वहां पर आपका लाइकिंग डिसलाइकिंग शुरू हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं आपके फैसलों में भी वो नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी को शफल करना आता है कि कब शफल करना है, कब आपका वहां पर जानकारी हो गई, इसीलिए दूसरे राज्य के व्यक्ति को लगाया जाता है जिससे कि आप निष्पक्ष तरीके से फैसले लें। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन की मजबूती, देश भर में सोशल इंजीनियरिंग, सभी जातियों को साथ लेकर चलना और साथ में क्योंकि दूसरी पार्टी से नेता आ रहे हैं, उनको टिकट दी जा रही है, तो उस असंतोष को कंट्रोल करना, क्योंकि हर व्यक्ति को टिकट नहीं दी जा सकती। कुछ लोग चुनाव लड़कर सदन तक पहुंचते हैं या विधानसभा पहुंचते हैं और कुछ लोग संगठन के द्वारा भी पहुंचते हैं या संगठन, क्योंकि चुनाव जिताने के लिए संगठन महत्वपूर्ण है, संगठन मजबूत होना चाहिए, क्लैरिटी वाले लोग होने चाहिए और फिर जातीय समीकरण। जब ये सब कुछ होगा तभी जाके वर्चस्व होगा, तभी जाके राज्यों में जीत होगी, तभी जाके राज्यों में सत्ता काबिज होगी और तभी जाके वहां पे विकास के काम होंगे। तो अगर इन सभी चीजों को समझा जाए तो एकदम आप देखिए पूरे 360 डिग्री तरीके से काम हो रहा है, चौतरफा काम किया जा रहा है और इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है। पर अंततः सत्ता तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। संगठन की मजबूती उसमें एक अहम कड़ी है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से, कार्यकर्ताओं में संतोष के माध्यम से अचीव किया जा रहा है। और जहां पे कुछ भी नहीं है वहां दूसरी पार्टी के बड़े नेता को लाकर वोट बैंक और वहां उनके जो वर्कर्स हैं उनको अपने पास लेने की है। और अगर इसके बाद भी अगर कहीं पर कमी होती है तो हम दूसरी पार्टियों से अलायंस कर लेते हैं और दूसरी पार्टियों से अलायंस जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो फिर जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल था जम्मू कश्मीर में पीडीपी से अलायंस करना, तो पूरा संगठन अब पीडीपी का जम्मू कश्मीर के पास है। तो इसी तरीके से साउथ में जहां पर संगठन खड़ा करना है दूसरी पार्टियों से अलायंस है। हालांकि तमिलनाडु में रणनीति अलग है। तो आज हम बात कर रहे हैं जो ये सह प्रभारी है, पर क्योंकि आपने रणनीति का जिक्र किया तो रणनीति वास्ट है। कम शब्दों में यही है कि संगठन मजबूत करके सत्ता पर जाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और असंतोष को खत्म करना ही रणनीति है। बिल्कुल आदित्य, और समय बताएगा कि रणनीति आखिर कितनी काम करती है, जो चेहरे उतारे गए हैं कितना कमाल ही करके दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ में पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। योगेश जी, 3 सह प्रभारियों का ऐलान हो चुका है राजस्थान में, किस तरह से देख रहे हैं इन 3 नामों को? देखिए, 2 चेहरे तो ऐसे जो महाराष्ट्र की राजनीति से आते हैं, विजय राहटकर, विनय सहस्त्रबुद्धे को बीजेपी का थिंक टैंक कहा जाता है और दोनों ही मराठी हैं, दोनों ही। और विजय राहटकर बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं राजस्थान में, सरल और सहज उनका व्यक्तित्व है और पूरे चुनावी कालखंड में उन्होंने सभी को साधने का काम किया। और साथ ही यहाँ पर कहा जा सकता है विनय सहस्त्रबुद्धे का राजस्थान से पुराना नाता रहा है, राजस्थान को लगातार आना जाना है, राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी अक्सर वो राजस्थान आते थे और साथ ही उनके कई मित्र भी राजस्थान में हैं, जयपुर में हैं। और हाल ही में आपको ध्यान है कि सीपी जोशी जब स्पीकर हुआ करते थे विधानसभा के, बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में कराया गया था, विधानसभा में विधायकों के प्रबोधन का कार्यक्रम।
उसमें भी मुख्य वक्ता के तौर पर विनय सहस्त्रबुद्धे आए थे और प्रवेश वर्मा को सह प्रभारी बनाया गया। वर्मा के पीछे आपको बता दें कि एक इतिहास भी है। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा वो भी राजस्थान की बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं और राजस्थान क्योंकि जाट वर्ग से उनका ताल्लुक है तो राजस्थान में जाट निर्णायक जाति के तौर पर देखी जाती है चुनाव के समय में। तो ऐसे में प्रवेश वर्मा की राजस्थान से सटे हुए दिल्ली से वो सांसद रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा का नाम किसान कौम के अंदर बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है और बीजेपी के अंदर अगर जाट चेहरों को जोड़ने की बात की जाए, जाट जाति के प्रभावशाली नेताओं की बात की जाए तो साहिब सिंह वर्मा उन चेहरों में एक प्रमुख चेहरा थे जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में सज्जन कुमार के होते हुए बीजेपी के जमाने में काम किया। प्रवेश वर्मा भी सांसद बने और प्रवेश वर्मा की राजस्थान में रिश्तेदारी भी है। मुंडावर से पूर्व विधायक मंजीत चौधरी उनके रिश्तेदार भी हैं और धर्मपाल चौधरी जो पहले दिवंगत नेता हैं, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, वो और प्रवेश वर्मा परिवारों के आपस की रिश्तेदारी है। तो एक खास तौर से इसके पीछे एक पूरा गणित है, सोशल इंजीनियरिंग है। और लेकिन यहाँ पर सतीश पूनिया की बात करनी लाजमी होगी कि उन्हें अब राजस्थान में क्योंकि उनका नाम अजमेर से टिकट की दौड़ में चल रहा है, बहुत गंभीरता के साथ उनके नाम को लिया जा रहा था। ऐसे में इसी बीच में सतीश पूनिया को चार्ज दिया जाना, दूसरे प्रदेश का सह प्रभारी बनाया जाना, आखिर क्या संकेत बीजेपी का आलाकमान दे रहा है? क्या सतीश पूनिया के नाम के बीच में टिकट को लेकर कोई पेच फंसा है? अब कैसे वो दो जिम्मेदारियों को निभाएंगे? क्योंकि इस तरह का जो वातावरण था सतीश पूनिया के पक्ष में अजमेर से तमाम जो मेरी बात वहाँ के जितने भी बीजेपी से हुई, नेताओं से हुई, वो सब सतीश पूनिया के पक्ष में तकरीबन सभी नेताओं ने लॉबिंग की और तकरीबन सभी नेता सतीश पूनिया को लेकर पक्ष में रहे कि अजमेर से टिकट दिया जाना चाहिए और एक सशक्त चेहरे के तौर पर भी उनका नाम था। अब ऐसे में अब सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह की पोजीशनिंग इस वक्त एन वक्त पे बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व ने की है। हालांकि ये कहा जा सकता है क्योंकि प्रवासियों के मद्देनजर शायद उनको दक्षिण भारत के दौरे पर कुछ दिनों पहले वो जाकर भी आए थे, जम्मू कश्मीर के दौरे पर भी सतीश पूनिया को भेजा गया था। तो एक राष्ट्रीय नेतृत्व उनको राष्ट्रीय टीम में चाह रहा है, इस बात के संकेत दिख रहे हैं और चुनावी जिम्मेदारियों को देने के पीछे भी शायद ये मकसद रहा हो। और इसमें भी कोई दोहराई नहीं कि संगठनात्मक कौशल उनका जबरदस्त है, लेकिन क्योंकि वो टिकट मांग रहे हैं और सीरियसली गंभीरता के साथ उनका नाम लोकसभा के चुनाव में टिकट के लिए चल रहा है, तो ऐसे में उनको सह प्रभारी बनाया जाना, इसको लेकर जो सियासत है उसको लगता है कि हमें समझने की जरूरत होगी और जब लिस्ट आएगी तभी पूरी तरह लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी। अब बड़ा राजस्थान में अब अरुण सिंह साउथ की तरफ मूव कर गए हैं, तो राजस्थान में 3 सह प्रभारी है, वो मोटे तौर पर यहाँ पर चुनाव के दौरान बिल्कुल योगेश जी, यानी कि माना जा सकता है काफी महत्वपूर्ण ये नाम निकलकर सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मेरे साथ में मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, कितने प्रभावी ये नाम राजस्थान के अंदर होने वाले हैं जो सह प्रभारी की घोषणा की गई है, लोकसभा चुनाव के अंदर कितने कारगर साबित होंगे? सहस्त्रबुद्धे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में पूर्णतया संगठनात्मक व्यक्ति माने जाते हैं और संगठन के मामलों में उन्हें गहरी जानकारी है। यही कारण है कि इससे पहले राजस्थान में वो कार्यशाला लेने आते रहे, राजस्थान नहीं दूसरे प्रदेशों में आते रहे हैं। एक दूसरा इसमें फैसला जो सतीश पूनिया का फैसला है, ये इन्हें लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इन्हें अजमेर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना सकती है। लेकिन वो बातें कल जब सतीश पूनिया ने अपना एक फोटो ट्वीट किया था, हंसते हुए एक फोटो था और उसके साथ कुछ कोटेशन भी थे, हालांकि एक वर्ल्ड हैप्पी डे टाइप का कोई पोस्ट था, लेकिन उनके चेहरे के भाव देखकर सोशल मीडिया में चर्चा चली कि पूनिया को का टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें सियासी इशारा था कि उन्हें हरियाणा भेजा जा सकता है, क्योंकि वहां जब नायब सिंह सैनी प्रभारी बने हैं तो ऐसे में किसी न किसी, क्योंकि जाट कम्युनिटी से वो आते हैं और जाट कम्युनिटी में एक मैसेज देना भी आवश्यक, और संगठन में प्रदेश अध्यक्ष से लेकर इससे पूर्व प्रदेश महामंत्री के पद पर रहना और युवा मोर्चा अध्यक्ष रहना, संगठन में शुरू से लेकर अब तक जुटे रहना, तो हरियाणा की कमान इनके पास रहेगी और हरियाणा चुनाव में इनके पास पूरी पावर रहेगी हरियाणा की, अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरीके की इनकी कार्यशैली है उससे लगता है कि। और दूसरी तरफ इस पूरी लिस्ट में आप अरुण सिंह को देखेंगे तो अरुण सिंह को आंध्र प्रदेश भेजा गया है, साथ में सिद्धार्थनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश से ही भेजा गया है, तो दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और अरुण सिंह को कठिन राज्य इसीलिए दिए जाते हैं
कर्नाटक भी उन्हें भेजा गया, अब आंध्र प्रदेश भेजा गया है। तो उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि अरुण सिंह की जो कार्यशैली है वो बड़े विनम्र और सहज से व्यक्ति है और हटकर कई बातों को टाल भी देते हैं। कोई कार्यकर्ता गुस्सा करता है तो लेकिन उनका निराकरण बड़े ठंडे तरीके से करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में उनकी आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को थी, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि सतीश पूनिया को यहाँ एडजस्ट किया गया है तो राजेंद्र राठौड़ को कहाँ भेजा जाएगा? क्या उन्हें टिकट दिया जाएगा या कोई दूसरा दायित्व दिए जाने की कोई तैयारी चल रही है? इस बात को लेकर अब प्रतीक्षा रहेगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरह से 3 सह प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है, ऐलान हो चुका है। राजस्थान में विजय राहटकर को बनाया गया है चुनाव सह प्रभारी, प्रवेश वर्मा को बनाया गया है, सतीश पूनिया को हालांकि हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है। और ये तीनों ही नाम अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक तरफ देखिए, हम आपको ऑफिशियल सूची भी दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी के द्वारा जारी की जा चुकी है, क्योंकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि सतीश पूनिया को टिकट मिल सकता है, पर अब उनको हरियाणा का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। पर आपको पता होगा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज अब अपने दर्शकों की बेहतर मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च कर चुका है फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म। और अब इसी OTT प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया प्लस लेकर आया है संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हंट शो सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। तो मनोरंजन का आनंद उठाने अगर आप में भी है सिंगिंग टैलेंट तो तैयार हो जाइए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, और अगर आपके पास में आईफोन है तो ऐप स्टोर पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप से अगर आप मनोरंजन का आनंद लेना चाहते हैं तो भरपूर मनोरंजन मिलेगा। और अगर आप संगीत की दुनिया में मशहूर होना चाहते हैं तो इसका भी सुनहरा मौका आपके पास में है, क्योंकि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के ऑडिशन आज से शुरू हो गए हैं। तो देरी किस बात की है, ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करें।